हेलो दोस्तों, मैं अंजुलेश पटेल और आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं जियोग्राफी। जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल की परिभाषा क्या बनेगी? द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन ही जियोग्राफी है। तो पृथ्वी का अध्ययन हम किसके सापेक्ष करेंगे? मानव के। तो मानव के परिप्रेक्ष्य पृथ्वी का अध्ययन किया जाना ही भूगोल कहलाता है। तो इसमें ये तो परिभाषा हुआ। पेपर में अभी आया था कि भूगोल के जनक कौन है। हाउ इज नॉन एज फादर जियोग्राफी, यानी भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक, तो जनक हैं भूगोल के इरेटो, तो भूगोल के जनक है इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज तो भूगोल की परिभाषा है कि मानव के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी का अध्ययन किया जाना ही भूगोल है, और भूगोल के जनक हैं इरेटोस्थेनीज। तो हम भूगोल में क्या पढ़ेंगे? इंडियन मैपिंग के बारे में, बर्ड मैपिंग के बारे में, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिकी भूगोल के बारे में। तो इनमें हम पढ़ेंगे हवाएं कैसे चलती है, अर्थ की आंतरिक संरचना कैसी है, भूकंप कैसे होता है, वाइंड कैसे चलते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं। ये सब हम जियोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम अंतरिक्ष के बारे में आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में जैसे आज का टॉपिक है कॉस्मोस एंड सोलर सिस्टम। कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड और सौर मंडल। ब्रह्मांड और सौर मंडल। तो ब्रह्मांड को आज हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं कि इसका मैप किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसका हम मैप बनाएंगे। तो देखिए बी हम कहाँ हैं? पृथ्वी में हैं, अर्थ। हम पृथ्वी में हैं और पृथ्वी क्या है? प्लेनेट है। प्लेनेट यानी ग्रह है। तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सन की। सन के चारों तरफ कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं? 8 है टोटल। पहले 9 थे और 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को हटा दिया गया, क्योंकि यह अपने कक्षा में अकेले नहीं था और इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए इसको हटा दिया गया। किसके बैठक में हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी 8 ग्रह हैं। तो ग्रह की परिभाषा अब इस तरह हो गई है कुछ कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को हम ग्रह कहते हैं और वह अपनी कक्षा में अकेला हो। पहले परिभाषा था 2006 के पहले कि प्राथमिक रूप से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को हम ग्रह कहते हैं, और 2006 से इसकी परिभाषा बन चुकी है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को हम ग्रह कहते हैं और वह अपनी कक्षा में अकेला हो। तो वह अपनी कक्षा में अकेला हो, ये 2006 में जुड़ा। तो यहाँ सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य अपने आप में क्या है? सूर्य अपने आप में एक
स्टार है, स्टार यानी तारा, और स्टार के पास लाइट और हीट है, लाइट और हीट। लाइट यानी प्रकाश और हीट यानी ऊष्मा। तो यदि हम बात करें कि क्या पृथ्वी के पास लाइट और हीट है, तो पृथ्वी के पास लाइट और हीट बिल्कुल नहीं है। तो स्टार के पास ही लाइट और हीट है। लाइट हीट कहाँ से प्राप्त होती है? लाइट और हीट कहाँ से प्राप्त होती है? तो लाइट और हीट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यानी नाभिकीय संलयन अपक्रिया से प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन कब होता है? तो नाभिकीय संलयन जो है तो वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर यानी अति उच्च तापमान और अति उच्च दाब के कारण ही नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन अपक्रिया से ही स्टार यानी सन के पास लाइट और हीट प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये कब होता है। तो वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर। अब देखते हैं कि सन कहाँ है? तो गैलेक्सी में है। तो सन गैलेक्सी में, तो गैलेक्सी किस गैलेक्सी में है सन? तो मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। हमारा सन कहाँ है? तो मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला में है। तो गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। तो आकाश गंगा की परिभाषा क्या बनेगी? ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार। ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार यानी तारों के समूह को ही हम गैलेक्सी कहते हैं। जहाँ कई लाखों करोड़ों तारे हैं तो उसको हम आकाशगंगा में कहते हैं। तो आकाशगंगा में हमारा जो सन है यानी सन किस स्थान पे? मिल्की वे किस आकाशगंगा में आता है? मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। तो गैलेक्सी ऑल गैलेक्सीज टुगेदर, ऑल गैलेक्सीज टुगेदर यानी सभी आकाश गंगाओं को यदि मिला दिया जाए, बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं और सभी आकाश गंगाओं को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड। तो ये है कॉस्मोस को हम देख सकते हैं इस प्रकार कि बी यानी हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी एक प्लेनेट है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं। 2006 में ग्रह की परिभाषा हो गई है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को हम ग्रह कहते हैं और वह अपनी कक्षा में अकेला हो। तो सन एक स्टार है और स्टार में लाइट और हीट होती है। ये लाइट और हीट कहाँ से प्राप्त होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कब होती है? तो वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर होता है तब न्यूक्लियर फ्यूजन अपक्रिया होती है। और इसके बाद
जो सन है, सन कहाँ गैलेक्सी में, किस गैलेक्सी में, मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। तो गैलेक्सी की परिभाषा क्या होगी, आकाशगंगा की परिभाषा क्या होगी, यानी हमारा सन कौन सी आकाशगंगा में है, तो मिल्की वे। तो आकाशगंगा की परिभाषा क्या है, ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार, यानी जहाँ कई लाखों करोड़ों तारे होते हैं उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और जहाँ बहुत सारे आकाशगंगाएं होते हैं, ऑल गैलेक्सीज टुगेदर, जितने भी आकाशगंगा होते हैं सभी आकाशगंगा के समूह को, आकाशगंगाएं के समूह को हम कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब होता है, तो वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर, यानी हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर एक धमाका करते हैं तब एक हीलियम बनता है। हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर एक धमाका करते हैं तब एक हीलियम बनता है। तो ये हाइड्रोजन के 4 अणु एक धमाका करेंगे तो इसके लिए हमें वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, तब हाइड्रोजन बम फटता है। और हाइड्रोजन बम का फटना ही एक कौन सी अभिक्रिया होगी, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी। अब देखते हैं कि यह स्टार किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये प्रश्न है कि स्टार किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, यानी तारे किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो तारे जो हैं यानी स्टार हैं वो गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो गैसों से मिलकर बना हुआ है तो इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन स्टार जो है किन चीज़ों से मिलकर बना है, स्टार गैसों से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% यानी 26.5%। तो हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। इसमें और ये टोटल 2 गैसें मिलके 97.5% बनता है। और इसके जो शेष हैं 2.5, इसमें 4-5 और गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पॉइंट में है। पर पेपर में इतना पूछा जाता है कि हाइड्रोजन सन स्टार में कितना परसेंट है, 71%, हीलियम कितना है 26.5%। अब देखते हैं कि एक हाइड्रोजन बम बड़े से बड़े शहर को नष्ट कर देता है। यदि एक हाइड्रोजन बम फट जाए तो बड़े से बड़े शहर को नष्ट कर देता है। अब सोचो कि जहां लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम फटते हैं तो वहां क्या होता होगा, यानी स्टार में, सूर्य में कई लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम रोज फटते हैं तो वहां सोचो क्या होता होगा। तो कई हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन रहा है। सूर्य में हाइड्रोजन जब फटता है तो कई हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनता है। तो सूर्य हमसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये प्रश्न है कि सूर्य हमसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूर्य हमसे 150 मिलियन सूर्य हमसे 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य हमसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी पृथ्वी से सूर्य कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कहा जाए इसको 150 को तो 1500 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 150 मिलियन किलोमीटर कह दो या 150 करोड़ किलोमीटर। तो 1500 करोड़ किलोमीटर, 1500 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर या 1500 करोड़ किलोमीटर। 1500 करोड़ किलोमीटर तक हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है। सूर्य हमसे इतना दूर है फिर भी हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है। यानी कॉस्मोस में बहुत सारे तारे हैं। आगे देखते हैं कि कॉस्मोस में बहुत सारे तारे हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। तो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा
कौन सा तारा है? तो व्हाट इज फर्स्ट नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर अर्थ? व्हाट इज फर्स्ट नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर अर्थ यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहला स्टार यानी तारा कौन सा है? तो जवाब देंगे आप सन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सन है। तो व्हाट इज फर्स्ट नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर अर्थ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा है, तारा कौन सा है? सन। सेकंड में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर अर्थ यानी पृथ्वी के नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है, दूसरे नंबर में कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंटरी। प्रोक्सिमा सेंटरी। प्रोक्सिमा सेंटरी। तो प्रोक्सिमा सेंटरी सेकंड नंबर में है, पृथ्वी के नज़दीक स्टार। तीसरे नंबर में आ जाए कि व्हाट इज थर्ड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर अर्थ, पृथ्वी के नज़दीक तीसरा तारा कौन सा है? तो पृथ्वी से नज़दीक तीसरा तारा है अल्फा सेंटरी। कौन सा तारा है? अल्फा सेंटरी। अल्फा सेंटरी। अल्फा सेंटरी। अभी हम पढ़े थे कि हमारा सूर्य कौन सी गैलेक्सी में है? तो मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला में। तो हमारी आकाश गंगा नियरेस्ट अदर गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा के अन्य नज़दीक वाली आकाश गंगा कौन सी है? तो हमारा सूर्य यदि कहा जाए हमारा सूर्य कौन सी गैलेक्सी में है? तो मिल्की वे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। तो नियरेस्ट अदर गैलेक्सी यानी अन्य नज़दीक वाली आकाश गंगा कौन सी है? तो अन्य नज़दीक वाली आकाश गंगा जो है नियरेस्ट अदर गैलेक्सी यानी अन्य नज़दीक वाली आकाश गंगा एंड्रोमेडा। तो अन्य नज़दीक वाली आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। हमारा सूर्य मिल्की वे यानी मिल्की वे आकाश गंगा में है और इसके अन्य नज़दीक वाला आकाश गंगा कौन सा है? एंड्रोमेडा। और सारी की सारी गैलेक्सी को मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं कॉस्मोस। अब हम देखेंगे कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष की परिभाषा है कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं।
ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पेपर में आ जाए कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि इसी को हम प्रकाश की गति है क्या? यदि हम प्रकाश की गति यानी प्रकाश वर्ष समझे तो प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ही प्रकाश वर्ष है। और यदि इसकी परिभाषा दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो एक वर्ष में हम देखेंगे कि इसकी गति कितनी होगी। एक वर्ष में इसकी गति कितनी होगी? तो एक वर्ष का यदि निकालना है आपको तो इसमें 1 घंटे का गुणा कर दो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है तो इसमें 1 घंटे का गुणा करेंगे तो 1 घंटा यानी 60 मिनट का। 60 मिनट के बाद यदि एक हम मिनट का गुणा करें तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड का। और इसमें 1 दिन का गुणा कर दो। 1 दिन का करने के बाद 1 साल का गुणा कर दो। 365 सही 1/4। तो जो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर में 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन और 1 साल का गुणा कर दो तो एक वर्ष में जो प्रकाश की किरण दूरी तय की है वो निकल आएगा कि कितना दूरी तय की। हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की कोई और छोर नहीं है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए दूरी मापने की बड़ी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो दूरी मापने की बड़ी इकाई कौन सी है? ये लाइट यानी प्रकाश वर्ष से काम नहीं चला दूरी मापने के लिए। तो एक हम सबसे बड़ी इकाई का प्रयोग किए हैं